नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश पे उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में दोनों दल जुटे हैं। अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच में अब तीखी जुबानी जंग भी दिखती है। एक दूसरे पर तंज कसने के साथ साथ जीत हार के दावे उछले हैं। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कांग्रेस जहां उपचुनाव जीतकर फिर से सत्ता वापसी की ताक में है, तो वहीं बीजेपी की चुनाव जीतकर सत्ता का सिंहासन बरकरार रखना चाहती है और इसलिए दोनों ही दल उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक एक सीट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सागर में सुर्खी सीट को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इधर भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरा। 15 सीटें हम ग्वालियर चंबल संभाग से जीतेंगे। धनबल के बल पे जो सरकार गिराने का काम किया, इसका जनता बदला लेगी। इसलिए निश्चित तौर पे इनको मुंह खाना पड़ेगा और शिवराज सिंह चौहान चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कई बार विधायक के टिकट दिए, मंत्री बनाया और उसके बावजूद भी गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के साथ धोखा है और कांग्रेस उपचुनाव में समावली विधानसभा क्षेत्र से अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। कमलनाथ जी की कलई और दिग्विजय सिंह के बारे में तो मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले सागर के अंदर कहा कि दबंगई के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारी दबंगई और हमारे कार्यकर्ता की शालीनता ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और हम बताएंगे कि 24 विधानसभा का चुनाव का परिणाम क्या आएगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। उन्होंने सभी 24 सीटों पर जीत का दावा किया। पलटवार में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के इसी संगठन को कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव में हराया था और उपचुनाव में भी ऐसा ही होगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपनी फौज मारकर किराए की फौज से जंग जीतने का ख्वाब देख रही है। कांग्रेस व्यक्ति लड़ता है चुनाव, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत होती है। हम 24 के 24 उपचुनाव जीतेंगे। तो उनके संगठन को ही तो हराया हमने 2018 में और उनके संगठन को फिर हराएंगे इन 24 सीटों को। अब तो संगठन बीजेपी का और कमजोर हो गया है, कोविड-19 के बाद और कमजोर हो गया है। अपनी फौज मार के किराए की फौज से जंग जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। अब सिंधिया की फौज जो नकारा है, उसके दम पे आप इन 24 विधानसभाओं का चुनाव जीतने की कल्पना कर रहे हो। तो ये खुद इतने घबराए हुए हैं कि अनर्गल आरोप कांग्रेस पे लगा रहे। इधर बीजेपी ने मालवा निमाड़ की 5 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। तो कांग्रेस में प्रशांत किशोर से रणनीति बनवाने की खबर है, जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पहले यूपी में कांग्रेस की वाट लगाई, अब मध्य प्रदेश की बारी है। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता है कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना। अभी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये माहौल और भी गर्माएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सियासी दांवपेच इस मामले में भी तेज हैं। 3 सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट दोनों पार्टियों की पक्की है, लेकिन फाइट तीसरी सीट को लेकर है। इस तीसरी सीट को लेकर मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। एक रिपोर्ट इस पर भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा चुनाव को लेकर के बहुत पहले से अपनी तैयारी है और उस तैयारियों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का चुनाव जीतेगी।
मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह बयान बताता है कि प्रदेश में तख्ता पलट के साथ ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चौसर बिछाना शुरू कर दिया था। जब मध्य प्रदेश में तख्ता पलट का खेल चल रहा था, बीजेपी के दिमाग में सरकार बनाने के साथ राज्यसभा चुनाव का गणित भी पूरी तरह फिट था। यही वजह रही कि सरकार गिराने के साथ बीजेपी एक सीट के लिए सिंधिया पर दांव खेला तो दूसरी सीट पर संघ के सुमेर सोलंकी पर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस भी कानूनी दांवपेच के जरिए बीजेपी को उलझाना चाहती है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म में एक्सेप्टेंस में कानूनी त्रुटियां बताई हैं। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव भले ही संपन्न हो जाए, लेकिन इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तनखा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने में बड़ी कानूनी गलतियां की गई हैं। तनखा ने अपने ट्वीट में भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि वो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर फिर से विचार करें। तैयारी में यही होगा कि कांग्रेस के 22 तोड़फोड़ करेंगे, लेन देन लंबा करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे और ये करेंगे, लेकिन 19 तारीख में भी बहुत टाइम है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का विस्फोट भारतीय जनता पार्टी में 70-80 विधायक घूम रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस दोनों सीट जीतेगी। तनखा ने कहा कि जोड़ तोड़ की भी एक सीमा होती है और अब निर्वाचन आयोग ही दखल देकर राज्यसभा चुनाव को कोर्ट में चैलेंज होने से बचा सकता है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के साथ फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि तीसरी सीट हथियाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, आज से नहीं, अपनी पद्धति और काम के आधार पर एकजुट होकर के ही काम करती है। हम टीम भावना से काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एक साथ मिलकर के वो काम कर ही रहे हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रश्न है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ये तो वो अपने बारे में सोचें, कांग्रेस के विधायक। अब वो अपने बारे में सोचा ना, मैंने कहा ना कि उनको अपने बारे में सोचना है, हमारे बारे में सोचने की उनको जरूरत नहीं है। ये वोटों का अंक गणित है, निश्चित रूप से बीजेपी के फेवर में 2 सीट वो जीतेंगे, 1 हम जीतेंगे, पर हमारी कोशिश होगी कि हम हमारी 2 सीट जिताएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कलाकार लोगों की पार्टी है। मौजूदा आंकड़ों और समीकरणों पर गौर करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी 2 सीट पर आसानी से जीत हासिल करेगी, क्योंकि उनके पास खुद के विधायकों की संख्या से 3 ज्यादा है। वहीं कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं। दिग्विजय सिंह की जीत अभी तक पक्की मानी जा रही है, लेकिन बदले सियासी हालात में अब उन्हें लेकर भी संशय बरकरार है। लिहाजा मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अलर्ट पर हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने 1 साल में कई ऐतिहासिक काम किए। ये भी बताया कि बीजेपी 10 जून को अपने लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़कर वर्चुअल रैली निकालेगी, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM शिवराज सिंह ऑनलाइन संबोधित करेंगे। वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 में से 2 सीटें और 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया। वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के ट्वीट पर भी निशाना साधा। कहा कि तनखा अपनी फोटो और ट्वीट के आधार पर पार्टी नहीं चला सकते। तनखा ने बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकारने में गड़बड़ियों का हवाला देकर चुनाव प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देने का इशारा किया है। ऑनलाइन वर्चुअल रैली अभी 10 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं, 10 तारीख को 50,000 लोगों को कनेक्ट करके मध्य प्रदेश के अंदर वर्चुअल रैली, जिसको संबोधित माननीय हमारे नितिन गडकरी जी करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे और मैं भी उनके साथ इस रैली के अंदर रहूंगा। तो 10 तारीख को वर्चुअल रैली होगी। और हम सब लोग जानते हैं, पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल का अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए शुक्ल ने इसे नकारात्मक राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति ही कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदार है। शुक्ल ने इसी के साथ सोनू सूद को धन्यवाद दिया। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर अपना विरोध होने से इनकार किया। उन्होंने कहा
विंध्य से ज्यादा विधायक जीते, इसलिए वो ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते हैं। सोनू सूद से मदद को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जो है सुर्खियों में और पूरे देश में इस समय चर्चा की जा रही है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ये दावा कर रही थी कि प्रवासी मजदूरों को लेकर मदद की जा रही है, तो ऐसे में एक्टर सोनू सूद से मदद क्यों मांगी गई है? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। हमारे साथ सीधे राजेंद्र शुक्ल मौजूद हैं। सर देखिए, जैसा आपने कहा है बिल्कुल सही है कि 5 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रदेश सरकार ने विशेष इंतजाम करके दूसरे राज्यों से उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया है, जिसमें श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं, बस चलाई गई हैं। शिवराज सिंह जी के प्रयासों से जो पहुंचाएगा उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए, और फिर ये कहना चाहिए कि जब आपने 1,17,000 लोगों को पहुंचाया तो 165 लोगों को लाने के लिए सोनू सूद से क्यों कहा? तो फिर मैं उनको, मेरा जवाब यही है कि यदि कोई समाज सेवी इसमें मदद करता है तो प्रयास तो हम ही लोगों का है, हम ही ने उनसे संपर्क किया और वो स्वीकार मतलब उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। तो इसलिए ऐसे समय में जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने के मामले में राजनीति करना एक नकारात्मक राजनीति है, और नकारात्मक राजनीति करने की कांग्रेस आदी हो गई है, और इसीलिए वो दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। मन मुटाव तो नहीं है विंध्य में कहीं, जो आप बता रहे थे कि यहाँ? देखिए, विंध्य में यदि मन मुटाव होता तो 30 में 24 सीटें हम लोग नहीं जीत पाते। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है विंध्य क्षेत्र में। मंत्रिमंडल को लेकर है ना सर चर्चा? मंत्रिमंडल में नाम को लेकर जो है वो आपसी खींचतान काफ़ी ज़्यादा, कई सारे दावेदार एक साथ निकल कर आए हैं। देखिए, इसका फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। आपसी खींचतान की ज़रूरत कहाँ है? यदि हम और आप खींचतान करेंगे तो उससे कोई फैसला थोड़ी होना है। तो इसलिए कहीं कोई खींचतान नहीं है। सिर्फ मीडिया में इस तरह की बातों का दुष्प्रचार जरूर कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। एक दूसरे की से कोई खींचतान नहीं है। और मैंने तो कई विधायकों के बयान पढ़े हैं, तो सभी ने कहा कि विंध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि विंध्य क्षेत्र से बहुत सीटें जीत के आई हैं। तो ये कोई खींचतान थोड़ी है, ये तो अपने अधिकार को मांगा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री। सीधे तौर पर जो सोनू सूद का ट्वीट किया था उस पूरे मामले पर अपनी बात को रखा। वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा है उस पर उनका सीधे तौर पर कहना है कि विंध्य में चूंकि इस बार बीजेपी ज़्यादा सीट जीत कर आई है, लिहाजा प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा मिलना चाहिए। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी से बचाव और नियंत्रण को लेकर चल रहे कामकाज की समीक्षा की। बैठक के बाद गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति देश में सबसे धीमी है। प्रदेश का डबलिंग रेट 31 दिन है। कोरोना रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। अब 63.4% रिकवरी रेट है। कोरोना के एक्टिव मामलों में भी कमी आ रही है। एक्टिव केस की संख्या 2772 हो गई है। उन्होंने बताया कि नए पॉजिटिव मामलों की तुलना में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आज दिन भर में 168 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 224 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने हर व्यक्ति को सावधानी के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन खुलने का मतलब असावधानी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम संक्रमण को रोक नहीं पाएंगे। आर्थिक गतिविधियां करनी है, जीवन को सामान्य बनाना है, लेकिन पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। इस बारे में जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। दो 2,772 एक्टिव केस बचे हैं। जो हमारे ठीक हो गए हैं पेशेंट वो 5,445 है। तो रिकवरी रेट आज हमारी फिर बढ़ गई है, 62 से बढ़कर 63% हो गई है। प्रतिदिन रिकवरी रेट बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के उन 1-2 प्रदेशों में हो गया है जिनकी रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित हैं। भारत से बाहर दूसरे देशों में पढ़ाई करने वाले छात्र वहां फंसे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर किर्गिस्तान गए थे और वहां करीब 3 महीने से फंसे हैं। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज से छात्रों की वतन वापसी कराने के लिए अपील की है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा, शिवराज जी, कोरोना वैश्विक महामारी में किर्गिस्तान में फंसे मेडिकल छात्रों को अपने देश, अपने घर मध्य प्रदेश वापस आने की इच्छा है। प्रदेश के करीब 170 स्टूडेंट वहां पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में फंसे हैं।
उनका कहना है कि बिहार, राजस्थान ने अपने स्टूडेंट को वापस बुला लिया, दूसरे राज्य भी बुलाने की तैयारी में है। सरकार इनकी गुहार सुने, उनकी घर वापसी में मदद करे। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति में संशोधन के खिलाफ शराब ठेकेदारों की ओर से दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में आज दोनों पक्षों की ओर से जिरह पेश की जानी थी, लेकिन करीब 4 घंटे तक शराब ठेकेदारों की ओर से ही तर्क पेश किए जाते रहे, जिससे सरकारी वकीलों को जिरह का वक्त नहीं मिला। हाईकोर्ट ने मामले पर कल यानी गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो कोर्ट के आगामी आदेश तक शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई न करे। ठेकेदारों ने लॉकडाउन में हुए घाटे का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें मांग है कि ठेके के वक्त जमा कराई गई बिड राशि कम की जाए या फिर पूरे ठेके नए सिरे से जारी किए जाएं। आबकारी नीति के संशोधन को भी चुनौती है, जिसमें सरकार ने शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होने पर उसे ब्लैकलिस्ट करने और उसे किसी दूसरे जिले के टेंडर में हिस्सा न लेने देने का भी प्रावधान किया है। लॉकडाउन में वापस अपने घर झाबू आए मजदूर काम न मिलने से फिर वहीं जाने को मजबूर हैं जहां से रोजगार छोड़कर आए। मजदूर कहते हैं कि पिछले 2 माह से कोई काम नहीं मिला, ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, इसीलिए फिर से अपना घर छोड़कर महाराष्ट्र के धुलिया वापस जाने के लिए मजबूर हैं। मजदूर झाबुआ के मांडली गांव के रहने वाले हैं, फिर से महाराष्ट्र जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि वहां रोज 300 रुपये मजदूरी मिलती है, इसीलिए जीवन आसानी से चलता है। मध्य प्रदेश में काम न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भी काम था आपके पास? नहीं था। तो महाराष्ट्र में किस काम के लिए जा रहे हैं? गटर लाइन के लिए। मजदूरी के लिए वापस जा रहे हैं? वापस मिलने लग गई मजदूरी? तो कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? मैं 37 लोग जा रहे हैं। जबलपुर में कोरोना मरीजों के आंकड़े जारी करने में गड़बड़ी करने और लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर भरत यादव ने जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा और सुखसागर मेडिकल कॉलेज कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अरविंद साहू के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर दोनों के खिलाफ सिविल सर्विस रूल के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी। दरअसल दोनों अधिकारियों ने 18 मई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कोरोना मरीज को 1 जून को फिर से अस्पताल से डिस्चार्ज होना बता दिया। दोनों अधिकारियों ने इसके पहले भी कोरोना मरीज के साथ केयर टेकर के रूप में मौजूद एक महिला को कोरोना मरीज बताकर अस्पताल से डिस्चार्ज होना बताया था। जबलपुर में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में नाले के पानी से खाद्य सामग्री बनाने का मामला सामने आया, जहां सिविक सेंटर इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में खाने का सामान बनाने और बर्तन धोने में नाले के गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा था। किसी शख्स ने इसका एक वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने वीडियो की जांच करवाई। मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। साथ ही खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बालाघाट जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीण नदी नाले में गड्ढे खोदकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। तस्वीरें घांगरिया गांव और पाथरी ग्राम पंचायत के आमा टोला और मढ़ी टोला की हैं, जहां लोग नदी नाले में झिरिया बनाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। शासन प्रशासन भले ही सुविधाओं को लेकर लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई क्या है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि इन हालातों पर जिम्मेदार अफसोस तो जताते हैं, लेकिन जल संकट से उबारने कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल एसपी अभिषेक तिवारी ने अधिकारियों से बात कर पेयजल की समस्या निराकरण का आश्वासन दिया है। आपके नल नहीं लगे? क्यों? पता नहीं, अब लीक खेलने के लायक नहीं लगा। तो हेडपम्प वगैरह आप लोगों क्या सुविधा नहीं है क्या? है, लेकिन बहुत दूर हो जाता है, उतने दूर वो है उधर, फिर उतने दूर से रात तक को यहीं से ले जाते। वर्ष 2020 में भी इसकी आवश्यकता पड़ी है और आज हम पठार संघर्ष समिति के माध्यम से मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि शीघ्र राज्य सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में छोड़कर किसानों को लाभान्वित करे। पाथरी पंचायत में भी आएगा। अच्छा, हाँ, मैं पूछ लूंगा जिला पंचायत मैडम से या कलेक्टर साहब से भी, तो वहाँ पे तो तत्काल सबकी व्यवस्था हो जाएगी।
छतरपुर के नौगांव में 5 दिन पहले मासूम के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी निकला। शराब के नशे में 4 साल की मासूम से दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस के मुताबिक भाई से नाजायज संबंधों को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ा। इसी दौरान उसे मासूम बच्ची अपने दादा के साथ लेटी हुई दिखाई दी। शराब के नशे में धुत राजेश ने उसे उठाया और कुएं के पास ले गया, जहां पहले तो उसने फूल सी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और इसके बाद पत्थर पटक कर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। पत्थर से टकराकर मासूम कुएं में गिर गई। इस वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मचा। आईजी ने आरोपी पर 25,000 तो एसपी ने 10,000 का इनाम रखा। एसपी ने 14 सदस्यीय एसआईटी बनाई। इसने तफ्तीश की और इस दरिंदे को सीकचों के पीछे पहुंचा दिया। उसने पूरा घटनाक्रम बताया, दोनों स्वीकार करते हुए कि जब वो 9 बजे नशे की हालत में घर से बाहर निकला था तो मृत बालिका के घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर अंदर आया, सोती हुई बच्ची को उठाया। गलत काम करने के बाद भय के कारण उसने कुएं की मुनेर पर पटककर बच्ची की हत्या की। साक्ष्य को छुपाने के दृष्टिकोण से कुएं में फेंक दिया। आरोपी जेल में भेज दिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हमको मिल रही है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर है, महिला ने एसपी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद आईएएस पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर पर एफआईआर हुई है। महिला ने एसपी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद आईएएस पर एफआईआर दर्ज की गई। पति को बर्खास्त करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या पूरा मामला है, क्या पता चला है? देखिए पुनीत, ये बड़ा मामला है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आईपीसी की धारा 376, 506, 509 ख के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस महिला ने आज ही शाम को मुलाकात की एसपी पारुल माथुर से एसपी ऑफिस में। उसके बाद से तमाम जो साक्ष्य थे उसके आधार पर शिकायत की गई और इसके बाद से इस मामले में पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस महिला का यह भी आरोप है कि पूर्व कलेक्टर के द्वारा उसके पति जो सरकारी कर्मचारी है उसे बर्खास्त करने का जो धमकी दिया जाता था और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता और उसके बाद से जो रेस्ट जो है वहाँ कलेक्ट्रेट में चैम्बर, उसी में वहाँ पर ये दुष्कर्म की घटना हुई है और इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक गंभीर आरोप, जांजगीर के पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज। महिला ने एसपी से इस बात की शिकायत की थी। पति को बर्खास्त करने का आरोप भी लगाया है और ये शिकायत के बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।